राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ व सुखाड़ की पूर्व तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि ने इस वर्ष मानसून सत्र के दौरान वर्षा का पूर्व अनुमान तथा पिछले 10 वर्ष के वर्षापात की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 13-14 जून तक बिहार में मानसून आने की संभावना है। जून महीने में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। इस दौरान कुछ बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से उनके जिलों की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना की विशेष परिस्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए संभावित बाढ़ की पूरी तैयारी रखनी है। बाढ़ की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों का टीम बनाकर सही आंकलन करवाएं। प्रभावित परिवारों की सूची बनाते समय पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि कोई भी लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत व बचाव कार्यों में लगाए जाने वाले सभी लोगों का 100% टीकाकरण कराएं। बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत शिविर में आने के बाद उनकी कोरोना जांच अवश्य कराएं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें राहत शिविरों में से अलग करके आइसोलेट कर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु बचे हुए सभी कटाव निरोधक कार्य व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को मानसून के पहले पूर्ण कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों की मरम्मति की पूर्ण तैयारी रखें और सभी प्रकार से समुचित व्यवस्था, पशु चारा, बाढ़ राहत सामग्री, दवा के साथ साथ अन्य चीजों की उपलब्धता को लेकर पूरी तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि 13 जून के पूर्व सारी तैयारियां पूर्ण कर लें। आपदा प्रबंधन विभाग सतत अनुसरण करते रहें, हर चीजों पर नजर बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पूर्व के बाढ़ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से काम करना है। तो वहीं कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लॉकडाउन को खत्म करने की घोषणा की है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म किया जाता है, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी व निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे, निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। ये व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अब भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 4 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन मामलों में कमी नहीं आने पर 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया और फिर इस लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया और उसके बाद 8 जून तक। हालांकि अब लॉकडाउन खुलने से राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों से 25% वैक्सीन देने का कार्य वापस ले लिया है, पर इन सभी दिल्ली वासियों को मुफ्त वैक्सीन देने का भी कार्य केंद्र सरकार करे। साथ ही प्रेस वार्ता में शामिल सदन में विपक्ष के नेता अभिषेक दज्जी ने भी दिल्ली सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में शहीद हुए सभी कोरोना योद्धाओं को दिल्ली सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और शहीदों के परिजनों में से एक योग्य जन को सरकारी नौकरी दी जाए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 25% का प्राइवेट सेक्टर को हम कोटा जारी रखेंगे, स्टेट का विड्रॉ करेंगे, तो ये 25% जो आबादी है, मैं समझता हूं इसको भी आपको फ्री वैक्सीन उपलब्ध करानी पड़ेगी। ये देश की जनता का हक है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 19 अप्रैल को एक पत्र के माध्यम से, कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से रखा था और उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन में काम करते हुए किसी भी कोरोना योद्धा की ऑन ड्यूटी अगर कोविड से मौत होगी तो केजरीवाल सरकार उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। दुख की बात यह है, अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी,
उसका जो चुनाव चिन्ह है वो है झाड़ू। और जो हमारे सफाई सैनिक, जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ वर्कर्स, वो सभी लोग जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लॉकडाउन के समय गली गली समाज सेवा कर रहे थे, जब उनकी कोविड से ऑन ड्यूटी मौत हुई और उनकी फाइल केजरीवाल सरकार के पास गई, तो ये मैं ऑर्डर की कॉपी, ये मैं कॉपी आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे स्वच्छता सैनिक स्वर्गीय विनोद जी, जिनकी पहले व्यक्ति थे केजरीवाल जी, विनोद जी दिल्ली सरकार के लिए काम नहीं करते थे, ये एमसीडी में काम करते थे, इसीलिए इनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि नहीं दी जाएगी। अब तक अगर हम आंकड़े की बात करें, सभी कॉरपोरेशंस की बात करें, तो 100 से ज़्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी, 32 दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, जो आईएमए ने लिस्ट दी है उसमें 103 डॉक्टर्स, 100 से ज़्यादा टीचर्स, और कांग्रेस पार्टी हमारे अध्यक्ष ने सभी निगम पार्षद साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक डेलीगेशन रविवार को साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी कोरोना संक्रमित शमशान घाट हैं वहाँ भेजा था। और आज यह मांग भी रखते हैं, जो कोविड के समय शमशान घाट पर देश की सेवा करते हुए एनजीओ के अधिकारी हों या शमशान घाट पे काम करते हुए लोग हों, 4 लोगों की मौत हुई, 3 निजामुद्दीन लोधी रोड के अंदर और 1 हदसल के अंदर। इन चारों को भी केजरीवाल सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और उनके परिवार को एक बच्चे को सरकारी पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। केजरीवाल जी की जब छवि दूसरी वेव के बाद दिल्ली में सामने आनी शुरू हुई, उनकी विफलताओं की वजह से जिस तरीके से हजारों लोग दिल्ली में प्रतिदिन कोविड की वजह से, आम आदमी पार्टी की जो प्रिपरेशन नहीं हुई थी उसकी वजह से जब मौत हुई, तो उसके बाद केजरीवाल जी ने अपनी छवि को सुधारने के लिए मात्र 4 घरों में जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। तो ये कांग्रेस पार्टी की बहुत स्पष्ट मांग है कि भले ही हमारे सफाई सैनिक हों, शमशान घाटों पर काम करते हुए वहाँ के लोग हों, डॉक्टर्स हों, पुलिस के कर्मचारी हों, जिनको केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का वादा आप सबके सामने, मीडिया के सामने करा था, उस वादे को वो पूरे करें। और एफआईआर की बात में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जब कांग्रेस का डेलीगेशन केजरीवाल जी के यहाँ पर उन सभी परिजनों को लेके गया है, सफाई सैनिकों को जिनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी थी, तो केजरीवाल जी के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने हमारे वरिष्ठ नेता जो हमारे साथ मंच पे भी बैठे हैं, जय किशन जी, इनके साथ हाथापाई करी और जिस 50 लोगों पर उस समय पर एफआईआर करी उसमें से 45 सफाई सैनिक हैं। और ये वही सफाई सैनिक हैं जिन्होंने केजरीवाल जी को 3 बार इस दिल्ली का पूर्ण बहुमत देके मुख्यमंत्री बनाया है। तो अब समय बहुत साफ है, केजरीवाल जी 1 महीने का टाइम आज से कांग्रेस पार्टी आपको दे रही है, आप जल्द से जल्द इन सभी की सम्मान राशि देना पूरे कीजिए। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक स्पेशल अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है 4 हफ्तों में दिल्ली के सभी लोग जो 45 वर्ष के ऊपर हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। साथ ही दिल्ली सरकार के जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब लोगों को उन्हीं के पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। जहां आप वोट डालते हैं वहां टीका लगवाने जरूर जाएं। इस कोरोना महामारी में हमारे आगे चल के देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर जहां वोट वहीं वैक्सीन का अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत जो सिस्टम है, जो तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, डीएम एसडीएम से लेकर के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बात करना। जो भी 45 प्लस हैं उनको बता रहे हैं कि जहां आप वोट देने जाते थे वहीं पे आपको वैक्सीन लगाने की सुविधा दी जा रही है दिल्ली की सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। अभी की स्थिति है, आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 50% लोग जो है दिल्ली के अंदर वैक्सीनेटेड हैं
और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उसमें से 15% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको या तो अभी भी कोविड से नेगेटिव हुए हैं या कोवैक्सीन लगवाई हुई है। शेष 25-30 लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। सुविधाजनक तरीके से वॉकेबल डिस्टेंस पे वो वैक्सीन लगवा सकें, और अगर कोई मन में कन्फ्यूजन हो, कोई भ्रांति हो, कोई संदेह हो, तो इस डोर टू डोर वॉक के दौरान जो है हम उस भ्रांति को, उस कन्फ्यूजन को दूर करने की भी कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान इसके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन का कवरेज बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित हो पाएंगे। आदमी सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित है। और इसके बाद जितने भी पोलिंग सेंटर बच जाते हैं, कुल 43 पोलिंग सेंटर हैं, उसमें से अगर 4 निकाल दीजिए तो जो बच जाएंगे लगभग 39 के आसपास। इन सभी पोलिंग सेंटर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है 15-15 बूथ करके, और इन सभी पोलिंग सेंटर्स पे ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस जो है, आप कहीं जाइए तो आपको अवेलेबल रहेगी। ये पूरा जो कैंपेन है डिज़ाइन उसी हिसाब से किया गया है, जहाँ वोट वहीं वैक्सीन। अगर आप सारे जहाँ वोट देने जाते हैं लोग, वहाँ अगर वैक्सीन की सुविधा नहीं रखेंगे सभी सेंटरों पे, तो लोग जाएंगे और लौट आएंगे। तो सभी सेंटर पे वैक्सीन लगवाने की सुविधा शुरू की गई है, ताकि किसी को टहलने के लिए जितना चलना पड़ता है उतना ही चलना पड़े। 100 मीटर 150 मीटर में उनको अपना स्कूल मिल जाए। पोलिंग सेंटर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। पोलिंग सेंटर में कहीं कम्युनिटी हॉल्स भी हैं, कहीं MCD के स्कूल हैं, कहीं प्राइवेट स्कूल्स हैं, कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। जहाँ है वहीं वैक्सीन लगे। सर, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और विश्व स्तरीय है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस तरह की जागरूकता अगर हम हर एक को बताते जाएंगे तो जो वैक्सीनेशन की जो दिक्कत आ रही है, वैसे तो केंद्र से हमारे पास आती नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास आ रही है, अगर उसको हम इस तरीके से जन जन तक पहुंचाएंगे तो हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोग जागरूक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाएंगे। कोरोना महामारी पे काबू पाने का बस यही एक तरीका है, दूसरा कोई भी तरीका भी नहीं है। यही कहूँगा कि एकमात्र दिल्ली राज्य है, आप देख भी रहे हैं दिल्ली का रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है कोरोना के मामले में। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारे भाई तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे जी, अब देखिए इतनी गर्मी में भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जहां वोट डालते हैं वहीं अपना टीकाकरण करा सकते हैं, और टीकाकरण ज़रूर कराइए। इसीलिए खुद हम सभी उनके साथ एक टीम वर्क कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लोगों को जगह जगह धक्के खाने पड़ रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, स्लॉट नहीं मिल रहा था, तो उससे ईजी हो जाएगा कि स्लॉट नहीं भी ले पाया, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है या किसी तरह की दिक्कत है, तो वो जाके एटलीस्ट अपने जहाँ बूथ है, जहाँ वोट डलता था, वहाँ उसको बहुत इजी है। हर कॉलोनी में एक सेंटर होता है, किसी को कहीं जाना नहीं, जो समय भी बचाएगा, लोगों के नज़दीक पहुँच गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और हर एक आदमी आराम से वहाँ जाके वैक्सीन लगा सकता है, और किसी को किसी पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी इससे। श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो दूरदृष्टि है कि जहाँ स्कूल वहाँ वैक्सीनेशन, इससे अच्छा कोई विज़न हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ वोट है वो आपके घर से 200, 300 या 400 मीटर मैक्सिमम होगा। लोग बाकी जगह पहले धक्के खा रहे थे, लेकिन अब सबको पता है कि हमने वोट कहाँ डालनी है, जहाँ वोट डालनी है वहीं हमने जाके वैक्सीनेशन करवानी है। किसी एज के 45+ के लिए अभी शुरू है ये, और हमारा तो ये निवेदन है अरविंद केजरीवाल से कि इसको 18+ में भी करें और जल्दी से जल्दी करें, चाहे कैसे भी इंतजाम हो वैक्सीनेशन का, और 18+ के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके और जल्दी से जल्दी हमारी ये दिल्ली कोरोना मुक्त हो सके। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। अनलॉक 2 प्रक्रिया में दुकानें व मॉल खुल गए हैं। अनलॉक से दुकानदारों को कुछ राहत तो मिली है, पर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों को आर्थिक मार भी काफी झेलनी पड़ी है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने अनलॉक 2 के दौरान दिल्ली के दुकानदारों का हाल जाना। दिल्ली को अनलॉक हुए आज दूसरा दिन है। सुबह का नज़ारा है। कल भीषण गर्मी थी, गर्मी से लोग लथपथ थे, और गर्मी के बाद आज सुबह GT करनाल रोड के आसपास मौसम में तब्दीलियां देखी जा रही है, और लगता है कि बारिश का मौसम बन रहा है इस समय। और यह मौसम का नज़ारा और अनलॉक हुए दिल्ली के दूसरे दिन का यह नज़ारा है। आप सभी सम्मानित दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग
अभी भी बिल्कुल बच कर रहे, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है ज़रूरी। इस मंत्र को अपनाए रखें ताकि कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है उसको रोका जा सके। और दिल्ली अनलॉक हुए आज दूसरा दिन है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारा जो देश है बीमारी से लड़ रहा है, हमें इससे जीतना है, आगे निकलना है, तो अपना बिजनेस बढ़ाना है जी। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमारे को सब कुछ तोड़ के रख दिया, जिससे बिजनेस डाउन हुआ, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे अपना लॉकडाउन की जो खुलने की प्रक्रिया है चलती रहे और सबके काम धंधे अच्छे तरीके से चालू हो जाए, बीमारियों से बच सके और बाकी ऊपर वाला साथ देगा तो आगे बिजनेस बहुत बढ़िया होगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूर बरते और हाथ सैनिटाइजर करते रहें और दूरी बना के रखेंगे, सबके लिए फायदा है। इसीलिए बीमारी से हमें लड़ना है, बीमारों से नहीं जी। हम चाहेंगे कि भाइयों का सबका काम बने, सहयोग होए। 1.5 महीने बाद दिल्ली सरकार ने जो लॉकडाउन जो खोला है तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? महसूस तो अच्छा ही कर रहे हैं, बाकी तो अब खुलने के बाद ही पता चलेगा मार्केट में क्या है क्या नहीं है जी। तो धीरे धीरे रुझान आएंगे पब्लिक का भी और हमारा भी, क्योंकि ऑड इवन से दुकान खुलने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते, कस्टमर टूटता ही होता। लेकिन तो ऑड इवन जो लगाया गया है पूर्ण तरह से जो है कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना काल अभी चल ही रहा है, केसेस कम होने की वजह से उन्होंने ऑड इवन का फार्मूला दिया है। तो देखिए कि व्यापारी वर्ग अपने तरीके से सोचता है, गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया अपने हिसाब से अच्छा लिया जी। लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। अगर हमारी 2 महीने दुकान बंद रही है, हमें उसका रेंट देना ही देना है, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं निकाला। उनको मिडिल क्लास दुकानदार और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है जो रेंट वगैरह पे रह रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेंट तकलीफ देता है। आदमी खर्चे भी अपने मेंटेन कर लेगा, सारी चीज़ें मेंटेन कर लेगा। अब हमें स्टाफ की भी सैलरी देनी है, ऐसा भी कुछ उन्होंने नहीं निकाला कि सैलरी कम दी जाएगी पूरी दी जाएगी। बंद है जो हमारे पे स्टाफ है उनको भी देना पड़ेगा रेगुलर। सरकार ने जो फैसला लिया अच्छा लिया है, इसलिए कि कोरोना को रोकना हमारी जिम्मेदारी है नागरिक होने के नाते। तो जरूरी है कि एक दिन दुकान खुले एक दिन बंद रहे, जैसे 1 नंबर 2 नंबर से जो किया गया सही है। और जब धीरे धीरे हो जाएगा तो उसके बाद सरकार और फैसला लेगी, अच्छा है। और इसके लिए ज़रूरी भी अर्थव्यवस्था को भी लाना, इसलिए कि मजदूर आदमी हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, इसलिए ज़रूरी था अर्थव्यवस्था को भी सही करना, इसलिए सरकार ने जो फैसला किया बहुत अच्छा। और आम जनता को जैसे कि मतलब ग्राहक आते हैं तो उसके लिए जो है आप लोगों ने क्या क्या मतलब सावधानी बरती है? सावधानी हमने बरते हैं कि बगैर मास्क लगाए किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं। गुड। सैनिटाइजर का इंतजाम कर रखते हैं। गुड। और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा गया उसका भी पालन करते हैं। अच्छा, सरकार ने हमारे हित के लिए सोचा कि OD1 के टाइप में जो दुकान खोली जा रही है, एक दिन खोले एक दिन नहीं जी। और इसके मैं यही चाहूँगा कि पब्लिक भी इस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम कराए जी, अपने काम को अंजाम दे। और केजरीवाल जी ने जो इस चीज़ का ध्यान रखा व्यापारी लोगों का कि भाई इतने दिन से परेशान थे, लोगों को बिजली का बिल भी बैठे बैठे ही वैसे हो रहा था, बंद क्या देना पड़ रहा था, तो बंद का किराया भी देना पड़ रहा है। केजरीवाल जी ने इसका ध्यान रखा हम लोगों का जी कि OD1 लागू करके दुकानदार भाइयों को जो है संतुष्टि दी। तो आप जो है जो जितने ग्राहक जो आएंगे आपके पास, तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतना चाहेंगे उनको बताना चाहेंगे? हमने काउंटर पे जो है सैनिटाइजर रख रखा है हाथ धोने के लिए, और हमने ये गोल चक्कर भी बना रखे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कस्टमर को हम भी दिखाएं। आम जनता को हम विशेष संदेश यही देना चाहते हैं कि पब्लिक जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम करें। अभी कोरोना काल खत्म हुआ नहीं है, कोरोना का विषय ध्यान रखते हुए कस्टमर जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनते हुए अपना सेल परचेजिंग करें। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर का असर काफी देखने को मिला और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। अब इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में लॉकडाउन लगाना पड़े, जहां गरीब और जरूरतमंद लोग ज्यादा हैं, तो लॉकडाउन में उनके हालात क्या हो सकते हैं। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें सरकारी योजना के तहत कोरोना काल में सरकार मुफ्त राशन दे रही है। प्रवासी मजदूर जितने भी लोग हैं उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, जिससे कि यहाँ किसी लोगों को दिक्कत ना हो। दिल्ली में जो भी लोग रह रहे हैं
जो यहाँ यूपी के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, कहीं के भी अदर स्टेट के लोग हैं, जो भी प्रवासी मजदूर जो दिल्ली में रहते हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उन सबको राशन दिया जा रहा है। पर दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना ही घर में खाने को राशन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में उन लोगों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। 5 जून से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिना राशन कार्ड के ही सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने सरकारी स्कूलों में राशन वितरण का जायजा लिया। अभी हमारी ड्यूटी लगी हुई है, ये जो राशन वितरण हो रहा है उसके लिए विधायक जी के द्वारा, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्कीम निकाली है, जो लोग गरीब मजदूर हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो हम लोग हेल्प कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, आप एक बार यहाँ की तरफ भी करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोगों ने लोगों को बिठाया हुआ है। तो अपनी तरफ से और केजरीवाल जी के आदेश अनुसार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको राशन अच्छे तरीके से दे दिया जाए। H1 स्कूल है ये, सुल्तानपुर माजरा का। तो यहाँ पर जैसे ही पता चल रहा है लोगों को, तो वो लोग आके गेट पे इंक्वायरी भी ले रहे हैं कई लोग, और कई लोगों को पता भी नहीं है। तो उसके लिए आज इवनिंग में ही हम लोग एक नोटिस भी लगा देंगे और उसमें मेंशन किया जाएगा कि भाई राशन किस टाइम से स्टार्ट है और कितने बजे तक मिल रहा है और किन किन लोगों को मिलेगा। मेरा नाम आनंद गौतम है जी, और मैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि हूँ। यहाँ हमारे विधायक मुकेश सहलावत जी हैं सुल्तानपुरी में, जो यहाँ लोगों की मजदूरों को जो भी राशन वितरण हो रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, उस राशन वितरण के लिए हमारी टीम बनाई गई है। उसके लिए हम यहाँ स्कूल में राशन वितरण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये स्कीम चलाई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो प्रवासी मजदूर है, जो गरीब है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको यहाँ राशन दिया जा रहा है। जो 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है। ये 5 तारीख से शुरू हुआ है और अभी तक कम से कम 400 से 500 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है और 4 बजे तक जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को राशन दिया जाता है। ये भीड़ क्या है, यहाँ पर सुबह आके हम लोग टोकन बांट देते हैं, जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को टोकन देके, और बाकी लोगों को अगले डेट का टोकन देते हैं, जिससे कि यहाँ पे भीड़ ना हो, ना ही ये कोरोना बीमारी फैले किसी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है, हर आदमी को बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जो भी घोषणा की है टीवी के अंदर केजरीवाल जी ने, उसको देख के सारे लोग यहाँ राशन लेने आ रहे हैं और सभी को आराम से राशन वितरण किया जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। जहां एक तरफ गरीबों को मुफ्त राशन मिलने से राहत मिलती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ राशन के बारे में जानकारी के अभाव में लोगों को कई दिक्कतें भी हुई। भैया अभी करते ना कंप्लेंट, हम बहुत परेशान है यहाँ पे। 4 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पे और राशन का कोई मतलब नहीं है। 4 बजे से खड़े हैं, 4 बजे से खड़े, लेकिन सवेरे से 4 बजे का खड़े, 5 बजे का। ये जो लंबी भीड़ लगी हुई है, धूप में परेशान है लोग, इस समस्या का सिर्फ पहले जैसा उपाय कर दो। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होकर जो राशन मिला था ना, वो वितरण प्रणाली सही थी, वैसे ही मिल जाए, हम वैसे ही लेने के लिए तैयार हैं। कब से खड़े हो? सुबह 4 बजे से खड़े हैं यहाँ धूप में। और अभी इन्होंने क्या कहा? खड़े होके चले गए थे यहाँ से। पोस्टर लगाना चाहिए, घर पे मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई लगाता नहीं है, सब आराम से अंदर बैठे पड़े इसी के अंदर। टोकन देंगे तो पब्लिक भीड़ ना लगाए ना, अपने घर चले जाए। यहाँ पे सुबह से 4 बजे से खड़े हुए हैं। रोटी लेके आया मेरी पत्नी है, बताओ ये लोग में हम पड़े हुए हैं, बच्चे को लेके, छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, पागल थोड़ी लाए। दिल्ली में जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर दुकानें, ऑफिस व अन्य सभी चीजों को बंद करना पड़ा। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान मंदिरों में भी आम भक्तों को जाने की अनुमति नहीं थी। और अब जैसे जैसे सरकार अनलॉक प्रक्रिया की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं मंदिरों के भी द्वार खुल गए हैं और भक्त मंदिरों में पूजा कर कोरोना महामारी को खत्म करने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अभी मंडावली के साकेत में हूँ, ब्लॉक साकेत है यह, 11 नंबर गली में शिव दुर्गा मंदिर है। आप तमाम भक्तों से अनुरोध है कि आज लॉकडाउन के दूसरे दिन मंदिर खुल चुकी है और शहर के तमाम मंदिर में एक है यह शिव दुर्गा मंदिर। आज झंडे वाली मंदिर, कालका भगवती मंदिर, बालाजी महाराज, मरघट वाले बाबा और शिव जी का जो मंदिर है चांदनी चौक में, महादेव मंदिर, सबों में आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना भक्तों ने की है और बहुत ही सुखद अनुभव कर रहे हैं। सभी अपने अपने घरों से अनावश्यक न निकले और मंदिर में भी आए तो सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए आए। आप भी दर्शन करें, पूजन करें माता रानी का, और कोरोना का कहर कम हो चुका है।
आप अपने अपने घरों में ही बैठ के पूजा करें और मंदिर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। आपका शुभ नाम क्या है? पंकज कुमार झा। तो पंकज जी, लॉकडाउन टूट चुका है, तो मंदिर में क्या क्या नियम कानून के साथ पूजा हो रहा है, जरा बताइए। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग में आइए, मंदिर मास्क लगा के आइए, सैनिटाइज लेके आइए, मंदिर सोशल डिस्टेंसिंग में पूजा करें। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार का और दिन क्या है। लगता है कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है? और कोरोना से कैसे बचे लोग? क्या माता रानी से आप, दुर्गा माता से क्या आराधना के? पूरे समस्त मेरे भारतवर्ष कोरोना मुक्त हो, हम यही माता से प्रार्थना करते हैं और सब आनंद मंगलमय रहे। आज मंगलवार का दिन है, मंगल है। हनुमान जी का कुछ वंदना गाइए थोड़ा सा। अतुलित बलधामं हेम शैल वैदेहम धनुजवन कृष्णानम ज्ञान नाम गाढ़ामानस्यम सकल गुण निधानम बारानाम भीषम। तिलकनगर एसीपी सुरेंद्र कुमार व विकासपुरी एसएचओ महेंद्र दहिया के निर्देशन में तिलकनगर थाना की पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। तभी पुलिस ने एक स्कूटी पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को आते देखा तो पुलिस टीम ने उन्हें वहीं रोक लिया। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि स्कूटी रजौरी गार्डन के क्षेत्र से चोरी की गई थी। उन आरोपियों के पास से चोरी की 2 कार की बैटरी भी मिली। जांच के दौरान उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने विकासपुरी थाना क्षेत्र से 3 पानी की मोटर और 1 गैस सिलेंडर की भी चोरी की थी। पुलिस ने उनसे चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। तो वहीं मायापुरी के एसीपी विजय सिंह और इंदरपुरी के एसएचओ इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव की देखरेख में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान जब पुलिस टीम इंदरपुरी जय कॉलोनी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने घर के अंदर एक गत्ते का डिब्बा ले जा रहा है और पुलिस को आते देख वह घबरा गया और अचानक उस बॉक्स पर कपड़ा रख दिया। पुलिस को उस व्यक्ति पर संदेह हुआ तो उसे पकड़ लिया गया। बाद में जांच करने पर पता चला वह आरोपी व्यक्ति राजेश इंदरपुरी जय कॉलोनी का निवासी है, जो इंदरपुरी थाने का सक्रिय बीसी है। पुलिस ने उसके पास से 288 क्वार्टर अवैध देसी शराब बरामद की है। उसके बाद पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। मुंबई में आज ही दस्तक दे सकता है मानसून, मौसम विभाग ने दी जानकारी। पहले 11 जून को महाराष्ट्र राज्य में मानसून के पहुंचने की संभावना थी। कोरोना के संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर मराठा आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, साइक्लोन और अन्य मसलों पर विस्तार से की गई चर्चा। देश में 66 दिन के बाद कोरोना के नए केस 1 लाख से भी कम। मौत का आंकड़ा भी लगातार हो रहा है कम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। अवैध रूप से गोद लेने वालों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। कोर्ट ने कहा कि अनाथों को गोद लेने का निमंत्रण कानून के विपरीत है, क्योंकि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की भागीदारी के बिना किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर समेत सभी जिले हुए अनलॉक। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बॉलीवुड के दिग्गज दिलीप कुमार से मिलने अस्पताल पहुंचे मधुर भंडारकर। कहा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। दिलीप कुमार को रविवार को सांस फूलने की शिकायत के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महात्मा गांधी की पड़पोती को हुई 7 साल की जेल। धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में सुनाई गई सजा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान। रणदीप गुलेरिया ने कहा, तीसरी लहर को लेकर हमारे पास कोई डेटा नहीं। ऐसे में ये बताना मुश्किल है कि बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के लिए स्वीडन की कंपनियों को किया आमंत्रित। सोना चांदी की कीमतों में सप्ताह के दूसरे दिन भी उछाल दर्ज की गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक आज सोना 49,047 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी की कीमत 71,294 रुपए प्रति किलो रही। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अब हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम